तो अब जो हमें नेक्स्ट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कवर करना है, इट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब ये है कि एक प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको छोड़ के प्लांट की बॉडी के जो भी पार्ट्स नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं उन्हीं को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में यूज करते हैं। अब एक प्लांट के क्या क्या पार्ट होते हैं? स्टेम होगा, रूट होगी, लीफ होगी, फ्लावर। फ्लावर तो चला जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो बच क्या गया? रूट, स्टेम और लीव्स। और एक और स्ट्रक्चर आ जाता है फ्लोरल बड्स, उसको हम पढ़ेंगे। तो यही प्लांट के वो पार्ट्स हैं जो कि वेजिटेटिवली यानी विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गेमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन दे हैव द कैपेसिटी और द पोटेंशियल टू फॉर्म अ कंप्लीटली न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो यही हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। तो इसके अंदर जो भी हम पार्ट यूज कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इट कैन बी कैरिड आउट इन टू वेज। द फर्स्ट वन इज natural vegetative propagation and the other one is artificial, which is also known as horticulture। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, प्लांट्स की जो अलग अलग वैरायटी फॉर्म करते हैं वो हॉर्टिकल्चर पर्पसेस के लिए करते हैं। तो ये दो तरह की हो गई, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जब हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो हमें स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं वो पहला तो पढ़ना है स्टेम, कि स्टेम से कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेट्स यूज करके वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। सेकंड हमें पढ़ना है रूट, लीफ और फ्लोरल बड्स। और आर्टिफिशियल में हमें पढ़ना है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग and micro propagation which is also known as tissue culture। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी स्टेम के साथ शुरू करते हैं पढ़ना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हम शुरू कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं स्टेम। अब एक बार देखना, जो स्टेम है वो दो तरह की मिलती है। एक तो होती है स्टेम जो नॉर्मल ऊपर मिलती है, हम ऊपर वाले की बात नहीं करें बिकॉज वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर नहीं सकता। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ स्टेम की दो फॉर्मेशन में। एक है अंडरग्राउंड स्टेम and the next one is subaerial और creeping stem। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब है ऐसी स्टेम जो कि सॉइल के अंदर है। इसके अंदर जो है हमें चार तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम में मैं बात करती हूँ ट्यूबर की। ठीक है, ट्यूबर आप सबने देखा होगा पोटैटो, तो जो पोटैटो उसको हम बोलते हैं ना कि पोटैटो इज अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। तो उसमें क्या है, जो स्टेम है वो काफी सोलन हो चुकी है और अपने अंदर न्यूट्रिएंट को स्टोर करती है। तो जो ट्यूबर स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिलता है पोटैटो के अंदर। पोटैटो का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो पोटैटो के स्ट्रक्चर में बहुत सारे स्कार्स होते हैं। ठीक है, ये जो स्कार्स होते हैं ना इन्हें हम बोलते हैं पोटैटो की आईज। क्या बोलते हैं? आई ऑफ द पोटैटो, जो कि एक्चुअली में पोटैटो की नोड्स होती हैं। आपको पता होगा नोड्स क्या होती हैं। नोड्स जो हैं एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसी लोकेशन है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं और नोड्स जो हैं कैपेसिटी रखती हैं एक नए ऑर्गेनिज्म में या नए पेरेंट नए ऑफस्प्रिंग को फॉर्म करने की। तो पोटैटो में क्या होता है, बहुत सारी ये जिन्हें हम आइस बोलते हैं, देखा होगा आलू के ऊपर अगर हम आलू पे कुछ गड्ढे से होते हैं और जब अगर हम उसको कुछ देरों के लिए छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे येलो कलर के प्लांट ग्रो कर जाते हैं। तो जहाँ से वो ग्रो करे वो एक्चुअली में पोटैटो की आई है जहाँ पे नोड्स हैं। तो वो जो नोड्स है उनके पास कैपेसिटी है एक नया प्लांटलेट को फॉर्म करने की। तो ये होता है ट्यूबर में। इसके अलावा दूसरा एक स्ट्रक्चर है इसका राइजोम। राइजोम का जो स्ट्रक्चर है ये देखने को मिलता है टर्मरिक में और जिंजर में।
टर्मरिक एंड जिंजर। यहां पर मैं ये जिंजर को ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये जो है हमारा जिंजर है। इस जिंजर पे आपने देखा होगा इस तरह के ये बहुत सारे नोड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जिंजर पे ये जो इतनी सारी नोड्स प्रेजेंट होती हैं, ये नोड्स हैं ये जो नोड्स है ना, इन नोड्स के पास कैपेसिटी है एक कंप्लीटली न्यू टर्मरिक या जिंजर को प्रोड्यूस करने की, ठीक है। और यहाँ पे ना नीचे से जो है इसके साथ एडवेंटिशियस बर्ड्स भी निकलते रहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स, बर्ड्स बोल रही हूँ, एडवेंटिशियस रूट्स, बर्ड्स तो कहाँ से निकलते हैं, इन नोड्स पे। तो ये जो नोड्स हैं ये राइजोम एक्चुअली में क्या है, कुछ नहीं है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है जो सोलन है, और इसकी जो नोड्स है वो नए प्लांटलेट, चाहे वो टर्मरिक का हो या जिंजर का हो, उसे प्रोड्यूस कर सकती है। इसके बाद जो थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास है वो है बल्ब, ठीक है। बल्ब जो है आप सबने अनियन के अंदर और गार्लिक के अंदर देखी होगी। एक बात ध्यान रखना बेटा, अनियन गार्लिक का मतलब होता है लहसुन और जिंजर का मतलब होता है अदरक। तो अनियन और गार्लिक में आपने देखा होगा कि इसके अंदर एक सोलन बड होती है, जिसके अंदर हमें बड मिलती है और उसके चारों तरफ बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो जब कभी भी हम न्यू प्लांट ग्रो करना चाहते हैं अनियन का या फिर इस गार्लिक का, तो हम उस बड को ग्रो करते हैं, ठीक है। वो बड काफ़ी स्टाउट सी होती है, उसको हम खाते भी नहीं है, निकाल देते हैं प्याज में से कई बार, ठीक है। तो वो बल्ब है, तो इसका एक स्ट्रक्चर हो गया बल्ब। इसके बाद इसका एक स्ट्रक्चर होता है सकर, ठीक है। सकर में एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से देखना, ये मेरा एक प्लांट है, यहाँ पे इसकी अच्छे से जो है स्टेम ग्रो हो रही है, नीचे इसकी जो है ये सॉयल की लेयर है और नीचे जो है इसके रूट्स हैं, ठीक है। होगा क्या, इसके एक स्टेम जो है इस सॉयल के नीचे से पैरेलल जाएगी, ठीक है। एक स्टेम अंडरग्राउंड होगी, क्योंकि ये अंडरग्राउंड स्टेम है, तो एक जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड होके जिसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होगी, जहां पर कहीं पर भी स्टेम जो है सोयल से बाहर निकलेगी वहीं पर जो है ये एक नया प्लांट ग्रो कर देगी और ये रूट फॉर्मेशन हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं क्राउन ऑफ लीव्स, ठीक है। अब इसके बाद सिमिलरली क्या होगा, यहाँ से एक स्टेम फिर से अंडरग्राउंड जा रही होगी, जहाँ कहीं भी वो सोयल से बाहर निकलेगी वहाँ पे जो है वो एक नया प्लांट ग्रो कर देगी। यही होता है हमारा सकर। जो सकर है एग्जाम्पल है इसके मिंट और क्राइसैंथेमम। I am repeating this once again that you have to learn the examples because they will ask examples for sure. इसके बाद सकर के बाद ये हमारे अंडरग्राउंड स्टेम के चार स्ट्रक्चर खत्म हो गए, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब एंड सकर। अब मैं सब एरियल या क्रीपिंग स्टेम की बात कर रही हूँ। सब एरियल का मतलब है कि कंप्लीटली एयर में एक्सपोज नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन एयर में एक्सपोज है, और क्रीपिंग तो आपको पता है कि रेंगता हुआ जो है, यानी ये जो है सोयल के पैरेलल चलती है। यहाँ पे ये सोयल के अंदर था, ये जो है सोयल के पैरेलल चलेगा। इसके अंदर भी तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसके अंदर रनर्स की, इसकी रनर्स की। रनर्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल है दूब ग्रास। क्या है? दूब ग्रास, यानी जो घास हम देखते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है साइनोडोन। तो अब आगे कभी भी आपको ग्रास वर्ड नहीं बोलना है, साइनोडोन बोलना है। इसके अंदर रनर्स के अंदर क्या होता है कि ये जो है मेरा सोयल की लेयर है, यहाँ पे मेरी स्टेम है। इसके बाद क्या होगा, इधर से जो मेरा एक कोई भी स्टेम है वो चलना शुरू होगी सोयल के पैरेलल। अब ये जो स्टेम है इसके ऊपर बहुत सारे नोड्स प्रेजेंट हैं। ये तो आपको पता होगा ना बच्चे की ये स्टेम होती है और इसके ये जो है नोड्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं नोड्स, और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं इंटर, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या है, रनर के अंदर, कि ये मेरा स्टेम है, ये नीचे इसकी रूट्स हैं। इसकी एक स्टेम जो है वो सोयल के पैरेलल चलती है जिसपे बहुत सारी नोड्स प्रेजेंट है। अब क्या होगा, कहीं पर भी एक नोड जो सोयल को टच कर देगी वहीं पर जो है मेरा दूसरा जो प्लांट है या जो दूसरी ग्रास का जो प्लांटलेट है वो ग्रो कर जाएगा, रूट फॉर्मेशन हो जाएगी और क्राउन ऑफ लीव्स भी बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ से स्टेम आगे जाएगी, इसके ऊपर भी बहुत सारी नोड्स और इंटरनोड्स होगी। जहाँ कहीं भी नोड ने सोयल को टच कर दिया वहीं पे जो है मेरा नेक्स्ट जो प्लांट है वो ग्रो कर जाएगा। तो ये होता है हमारा रनर। इसके बाद हमारा रनर के बाद दूसरा स्ट्रक्चर आता है स्टोलोन, ठीक है। ये जो स्टोलोन है ये देखने को मिलता है वेलिस्नेरिया में और स्ट्रॉबेरी में। वेलिस्नेरिया एंड
स्ट्रॉबेरी। इसके अंदर क्या होता है कि ये मेरा प्लांट है, ये ऐसे ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये इसकी रूट्स है। यहाँ से एक स्टेम निकलेगी, लेकिन वो जो स्टेम है वो थोड़ी सी आर्क्ड होगी, जहाँ कहीं भी ये स्टेम सॉइल को टच करेगी वहाँ पे जो है दूसरा प्लांट ग्रो कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ से एक स्टेम निकलेगी, वो थोड़ी आर्क्ड होगी, तो यहाँ पे ग्रो करेगी, दूसरा प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है। तो देखो रनर के अंदर क्या है, स्टेम जो होती है वो स्टाउट होती है। स्टाउट का मतलब है एक काफी हार्ड स्टेम, ठीक है। तो हार्ड स्टेम जिसके ऊपर बहुत सारे नोड्स हैं, नोड टच करते हैं तो प्लांट ग्रो कर जाता है। स्टोलोन में बस इतना फर्क है कि जो स्टेम है वो थोड़ी आर्च्ड है। इसमें जो है ये रनर के केस में ये सोयल के पैरेलल में रन करती है, लेकिन स्टोलन के केस में वो सोयल से थोड़ा सा आर्क पर होती है, थोड़ा सा उठी होती है, ठीक है। इसके बाद जो है स्टोलन के बाद हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है ऑफसेट, ठीक है। ये जो ऑफसेट है इसका बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है वाटर हाइसिंथ में। वाटर हाइसिंथ में क्या होता है कि यहाँ पे एक बार देखो, वाटर हाइसिंथ जो है एक वो वाटर का प्लांट है, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक प्लांट के अंदर जो टिश्यू होता है वो एरेनकाइमेटस टिश्यू होता है, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट को पानी के ऊपर फ्लोट करना है। अगर उसको फ्लोट करना है तो उसको बेयोंसी चाहिए, जहाँ पर एयर, क्योंकि जितनी ज़्यादा एयर ट्रैप होगी किसी चीज़ में उतना इजीली फ्लो करेगी। तो होता क्या है, एक्वेटिक प्लांट के अंदर एरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं और उनके जो टिश्यू होते हैं ना वो काफ़ी स्वोलन होते हैं, ठीक है। स्वोलन होते हैं तो उनको फ्लोट करना ईजी होता है। इसके केस में क्या होता है कि यहाँ पर देखो स्वोलन ही तो स्टेम है, रूट्स है। अब क्या होगा, इसकी जो एक स्टेम है स्वोलन स्टेम, वो एक स्टेम जो है जाएगी। अब ये जो स्टेम है ना बच्चे, इसमें एक चीज ध्यान से देखना, इसमें एक नोड तो यहाँ होगा और एक नोड यहाँ होगा, ठीक है। दो नोड है, जहां पर ये वाली नोड टच करेगी वहां पे दूसरा मेरा जो है वाटर हाइसिंथ का प्लांट ग्रो कर जाएगा, रूट्स आ जाएगी। इसके बाद क्या होगा, फिर से यहाँ से एक स्वोलन स्टेम जाएगी और ये स्वोलन स्टेम जहाँ पे सॉइल को टच कर देगी वहां पे जो है दूसरा प्लांट ग्रो कर जाएगा। अब एक बार देखना, इसमें जो है दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड। तो ये जो है ना 1 इंटर नोड लेंथ है। इसके अंदर जो इंटर नोड है वो एक ही है, बाकियों में तो देखो आप जितनी सारी नोड्स हैं तो कितने सारे इंटर नोड्स हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही नोड है। इसलिए ऑफसेट का जो वाटर हाइसिंथ प्लांट है इसको हम 1 इंटर नोड लेंथ प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो नोड की लेंथ है वो एक ही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जिन स्ट्रक्चर्स में आपको कंफ्यूजन आएगी वो स्ट्रक्चर्स हैं सक्कर और ये तीनों। अब ध्यान से सुनना, सक्कर में जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड स्टेम का पार्ट है। उसके बाद रनर में क्या है, सोयल के साथ पैरेलल में एक स्टाउट, एक हार्ड स्टेम चलती है जिसपे बहुत सारे नोड्स और इंटर नोड्स होती है, जहाँ पे नोड टच करेगी वहाँ पे नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। स्टोलोन के केस में क्या है, सेम जो है स्टेम चलती है, लेकिन स्टेम थोड़ी आर्क कंडीशन में आ जाती है। और ऑफसेट में क्या है कि 1 इंटर नोड लेंथ की होती है और वो स्वोलन होती है, उसे हम बोल देते हैं ऑफसेट। अब ये आपके स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए होंगे। इसमें एक चीज देखो, ये वाटर हाइसिंथ, ठीक है, वाटर हाइसिंथ का देयर इज नो स्पेस, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लोग थोड़ा इसको समझ लेना। ये जो वाटर हाइसिंथ है ना, इट इज नोन एज, एक्चुअली वाटर हाइसिंथ इज द कॉमन नेम, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है इकोर्निया क्रैसिकस, ठीक है। ये जो वाटर हाइसिंथ है इसको बाहर से इंपोर्ट किया गया था इंडिया में। ये प्लांट देखने में बड़ा सुंदर लगता है, तो इसको बाहर से लेकर आए कि भाई इसको हम अपने पोन्ड्स में या लेक्स में, अपनी वाटर बॉडीज में ग्रो करेंगे और ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज करेंगे, देखने में सुंदर लगेगा, ग्रो कर दिया। कुछ दिन के बाद क्या देखा गया कि इस प्लांट ने तो इतनी जल्दी ग्रो करके पूरे वाटर के सरफेस को कवर कर लिया। अब मान लो पोन्ड के पूरे वाटर के सरफेस पे ये जो वाटर हाइसिंथ है या ये जो इकोर्निया है ये ग्रो कर चुका है। अब क्या पॉसिबल है कि बाहर से ऑक्सीजन वाटर में जा सकेगी? नहीं जाएगी। बाहर से सनलाइट पेनिट्रेट कर सकेगी? नहीं कर सकेगी। तो पोन्ड के अंदर या फिर वाटर बॉडी के जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं, बिकॉज उनको ऑक्सीजन या फिर जो सनलाइट है वो नहीं मिलती। तो ये जो वाटर हाइसिंथ है इसको हम एक ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए लेकर आए थे, अच्छी चीज सोच के, लेकिन ये एक्चुअली में निकली
इन्वेजिव वीड, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी इन्वेजिव वीड निकली, एक वीड निकली जिसने हमारे पूरे पोन्ड लेक्स को कवर कर लिया और जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको मारना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होता, पूरी जो वाटर बॉडी थी वो डिग्रेड हो जाती थी। इसीलिए ये वाटर हाइसिंथ में एक छोटा सा नोट है जो एनसीईआरटी में आपका मेंशन था, जो मैंने बता दिया है, क्योंकि इसको सबसे पहले बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इकोर्निया क्रासिपस को हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेरर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं, भाई इकोर्निया क्रासिपस को बोलते हैं, या फिर क्यों बोलते हैं, तो आप बता सकते हो कि पहले इसको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इंपोर्ट किया गया था, लेकिन ये एक काफ़ी इन्वेजिव वीड निकला जिसने हमारी वाटर बॉडीज को डिग्रेड करना शुरू किया और फिर इसको वाटर बॉडी से रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ जो है हम अपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो नेचुरल मीन्स है उसको कवर कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर हॉर्टिकल्चर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इसके सबसे पहले पार्ट पर हम आते हैं कटिंग। कटिंग में क्या किया जाता है, नॉर्मल से कटिंग जो है पहली बात तो रोज में की जाती है। होता क्या है, ये स्टेम है प्लांट की, इस स्टेम के ऊपर स्लांट कट लगाया जाता है, टेढ़ा कट लगाना है, सीधा नहीं, हॉरिजॉन्टल कट नहीं लगाना, स्लांट कट लगाना है। यहाँ पे ये स्लांट कट लगने के बाद ये जो स्टेम है कुछ इस तरीके से नजर आएगी, ठीक है, ऐसे हो गई है ना, ये हमारी स्टेम हो गई, इस पे बहुत सारे इसके नोजल हैं। अब ये जो स्लांट कट लगा है इसके बाद मैं क्या करूँगी, इस स्टेम को मैं फाइटो हॉर्मोन्स के अंदर रखूंगी। आई विल सस्पेंड दिस स्टेम इनसाइड फाइटोहॉर्मोन्स। फाइटो जहां पर भी मतलब आए इसका मतलब है प्लांट, ठीक है। तो फाइटोहॉर्मोन्स वो हॉर्मोन्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जिसके एग्जांपल्स आप लोगों ने ऑक्सिन बहुत उससे पढ़ा होगा प्रोमिनेंटली। इसके अलावा एक और हार्मोन है जो यूज किया जाता है, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, द शॉर्ट फॉर्म इज IBA, एंड देन देयर इज NAA which is naphthyl acetic acid। तो कटिंग के अंदर सिंपली क्या किया जाता है, जो स्टेम है उस पे एक स्लांट कट लगाया जाता है और फिर उसको इन फाइटोहॉर्मोन्स के एक सॉल्यूशन में रख देते हैं। ये जो फाइटोहॉर्मोन्स हैं ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। तो कुछ देर बाद क्या देखा जाएगा कि जहां पे भी हमारी स्टेम जो है जिसपे कट लगा है, ठीक है, इस डायग्राम को मैं एक बार थोड़ा रीड्रॉ करती हूँ। ये स्टेम है, ठीक है, और यहाँ पर कट लगा है, ये ऊपर की स्टेम है। हम नीचे वाले पोर्शन की बात नहीं करते, ऊपर वाले पोर्शन की बात करते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या देखा जाएगा कि जहाँ पे बच्चे ये इंटरनोड है, ठीक है, ये नोड्स हैं ब्लैक से और ये इंटरनोड। तो क्या है, ये जो हमारा स्टेम जहाँ पे कट लगा है इसको जब मैं फाइटोहॉर्मोन्स में कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी तो मैं थोड़ी देर बाद क्या देखती हूँ कि यहाँ से जो है ना रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं और अब इन रूट्स को मैं सॉइल में प्लांट करके अपना नया प्लांट जो है वेजिटेटिवली प्रोड्यूस करवा सकती हूँ। बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कहीं हुई नहीं, गैमीट्स नहीं बने, तो सिंपली क्या किया, स्टेम पे कट लगाया, फाइटोहॉर्मोन्स में डाला, सॉइल पे ग्रो करके नया प्लांट मेरे को मिल गया, ठीक है। इसके बाद कटिंग के बाद हम इसके सेकंड उस पर आते हैं टाइप पे, विच इज लेयरिंग। अब क्या है, जो ये लेयरिंग है ना, ये भी दो तरह की होती है। लेयरिंग इज ऑफ टू टाइप्स, ग्राउंड लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। लेयरिंग कैसी होगी, ग्राउंड टाइप होगी या एयर टाइप होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्लांट की स्टेम कैसी है। जब ग्राउंड लेयरिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि ये मेरा प्लांट है और ये इसकी स्टेम्स है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे रूट्स है। अगर प्लांट की स्टेम बहुत ही फ्लेक्सिबल है, स्टाउट नहीं है,
जैसे बेंड करना चाहूँ वैसे बेंड कर जाएगी, तो मैं ग्राउंड लेयरिंग करती हूँ। इसमें क्या किया जाता है, हम स्टेम को लेके बेंड कराते हैं और बेंड करा के स्टेम को जो है सॉइल पे टच कराते हैं। जहाँ पर भी सॉइल पे टच कर गई वहीं पे जो है हमारा नया प्लांट ग्रो कर गया। अब एक बात देखना, आप बोलोगे कि जो हमने नेचुरल में पढ़े सक्कर्स हो गया, स्टोलोन हो गया, उनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि वो नेचुरली बेंड करते हैं, यहाँ पे हम आर्टिफिशियली बेंड करा रहे हैं। हमने देखा ये स्टेम है, फ्लेक्सिबल है, उसको पकड़ के रस्सी से बंधवा दिया और नीचे सॉइल में रैप करके दबा दिया और थोड़े दिन बाद वहाँ से दूसरा प्लांट नजर हो जाता है। ठीक है, ये जो ग्राउंड लेयरिंग है ये देखने को मिलती है जैस्मीन में। तो होगा क्या, यहाँ पे ये स्टेम होगी, लीव्स होंगी इसके ऊपर इसकी जैस्मीन की, और जहाँ पर भी ये स्टेम इसको टच करेगी वहाँ से नया जैस्मीन का प्लांट ग्रो कर जाएगा। अब मान लो मेरे पास एक स्टेम है जो बड़ी स्टाउट है, बड़ी हार्ड है, अगर मैंने फ्लेक्सिबल नहीं है, मैंने उसको बेंड करने की कोशिश की तो स्टेम टूट जाएगी, जैसा कि होता है मैंगो के केस में और गवावा के केस में। ठीक है, मैंगो और गवावा के केस में जो स्टेम है वो बड़ी हार्ड है, आसानी से बेंड नहीं होगी। वहां पर क्या किया जाता है कि ये मान लो मेरी स्टेम है, ठीक है, क्या करेंगे इसमें, इसका बाहर का जो डेड टिश्यू है उसको रिमूव करेंगे। डेड टिश्यू को कट लगा के रिमूव किया गया, तो अंदर आप देख सकते हो कि सिर्फ जो लाइव टिश्यू है वो बच जाएगा। इसके बाद क्या करा जाएगा, इसके चारों तरफ सॉयल की और दो ऑर्गेनिजम्स को मैं अच्छे से इसके चारों तरफ इसको रैप कर दूंगी। जो ऑर्गेनिज्म मैं यहाँ पे यूज करती हूँ वो सोयल के साथ होगा, या तो मॉस और या फिर मैं यूज कर सकती हूँ फ्यूनेरिया। मॉस और फ्यूनेरिया को इसलिए यूज किया गया है बिकॉज दे हैव अ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग। तो मॉस और फ्यूनेरिया सराउंडिंग से जो भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ताकि वो यहाँ पर लाइव कंडीशन जो भी है मॉइस्चर की कंडीशन को मेंटेन करके रखें, ताकि ये लाइव टिश्यू सर्वाइव करे। थोड़े टाइम के बाद मैं क्या देखूंगी कि जहाँ पर मैंने ये स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, कट लगाया डेड टिश्यू पे, फिर उसको मोस और सोयल से मैंने अच्छे से रैप कर दिया, वहाँ से क्या होगा ना, उसी स्ट्रक्चर से जो है रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, और इसके बाद इसको मैं यहाँ से कट लगा के उठा के नई जगह ग्रो कर सकती हूँ और मेरा नया प्लांट मुझे मिल जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बूटी, इसे बोला जाता है बूटी। और ये जो बूटी है ये एयर लेयरिंग में होती है। अगर आप में से कभी कोई किसी नेशनल पार्क्स में घूमने गए हो या गार्डन्स में घूमने गए हो, तो आपने देखा होगा कि प्लांट्स में जो है ना ऐसे बूटी के स्ट्रक्चर्स बनाए होते हैं रैप करके, तो वहाँ पर वो एयर लेयरिंग ही करवा होते हैं। जो भी गवाह में गए किसी भी टाइप के प्लांट में करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये दो आपको क्लियर होंगे, कटिंग और लेयरिंग। इसके बाद हमारे दो और बचते हैं, उनको हम शुरू करते हैं। इसके बाद हम आगे हमारे थर्ड टाइप में, विच इज ग्राफ्टिंग। देखो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, मेरे पास एक प्लांट है ए, देखने में उसके जो फ्लावर्स है बड़े प्रिटी है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा कलर है, यानी कि उसकी ऑर्नामेंटल जो प्रॉपर्टीज है बहुत बढ़िया है। मेरे पास एक दूसरा प्लांट है, वो प्लांट बड़ा डिजीज रेजिस्टेंस है, तो बहुत जो प्लांट में जो कॉमनली डिजीज हो जाते हैं वो आसानी से उस प्लांट में होते नहीं हैं। या फिर हो सकता है वो प्लांट जो है ड्रॉट की कंडीशन को सर्वाइव करे, सैलिनिटी की कंडीशन को सर्वाइव करे। सैलिनिटी मतलब होता है सॉइल में सॉल्ट का एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होना। ठीक है, अब एक प्लांट है देखने में बड़ा सुंदर है, एक प्लांट है डिजीज रेजिस्टेंट है, लेकिन जो प्लांट देखने में सुंदर है उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो देखने में सुंदर नहीं है। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पास इस प्लांट से तो जो इसकी ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, जो इसकी ऑर्नामेंटल प्रॉपर्टीज है वो आ जाए, और इस वाली स्टेम से जो है मेरे पास डिजीज रेजिस्टेंस आ जाए। ठीक है, यानी मैं दोनों की क्वालिटी निकाल के एक तीसरे प्लांट में ऐड करना चाहती हूँ। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, रूट सिस्टम ऑफ वन प्लांट combines with shoot system of other plant। एक प्लांट का रूट सिस्टम दूसरे प्लांट के शूट सिस्टम के साथ कंबाइन किया जाता है। मान लो ये मेरे पास एक रूट सिस्टम है इस तरीके से, ठीक है, ये रूट है मेरे पास एक,
इस पे मैंने स्लांट कट लगवाया तो इस तरीके से दिखेगी। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैं एक शूट कट करके लेके आई जिसको मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये जो शूट है इसके पास ऑर्नामेंटल प्रॉपर्टीज है, ये जो रूट है इसके पास डिजीज रेजिस्टेंस है। अब ये दोनों शूट्स को मैंने यहाँ पे कट लगा के एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिया और ये जो है टाइटली बाइंड रहे। तो फिर से मैं किस चीज की कवरिंग करूंगी, सॉइल की कवरिंग करूंगी और मॉस और फ्यूनेटा की। ठीक है, तो इन दो चीजों की कवरिंग करेंगे ताकि ये प्लांट बहुत टाइटली बाउंड रहे, जो टिश्यूज है वो साथ में अडहेयर करे। और उसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जब ये प्लांट ग्रो करेगा ना तो इसके अंदर इस प्लांट की डिजीज रेजिस्टेंस भी होगी और इस प्लांट की ऑर्नामेंटल कैपेसिटीज भी होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो है दोनों चीज मिल जाएगी। इस तरह की जो ग्राफ्टिंग है इसको हम नाम देते हैं टंग ग्राफ्टिंग। ध्यान से देखोगे तो ऐसे लग रहा है जैसे दो टंग्स मिल रही हैं, तो ये है टंग ग्राफ्टिंग। अच्छा, this tongue grafting is possible only and only when the diameter of the root and the diameter of the shoot are in proportion। यहाँ पे इन दोनों का डायमीटर बिल्कुल बराबर है, तो एक के ऊपर एक रखा गया। मान लो मेरे पास एक ऐसा रूट है जो जिसका डायमीटर बड़ा ब्रॉड है, ठीक है, अब रखनी उसके ऊपर यही छोटी वाली स्टेम है, तो मैं इसको इसके शूट सिस्टम को कैसे रखूंगी। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक वेज ड्रॉ करते हैं, एक कट लगा के एक वेज बनाते हैं और इस वेज के अंदर जो भी मेरा डिजायर्ड शूट सिस्टम है उसको मैं इंसर्ट करवाती हूँ वेज के कट में। और अब क्या होगा, इस प्लांट के पास इसकी डिजीज रेजिस्टेंस होगी और इसकी ऑर्नामेंटल प्रॉपर्टीज होगी। इस तरह का जो ग्राफ्टिंग का वे होता है इसे हम बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब वेज ग्राफ्टिंग के अंदर एक चीज और की जा सकती है कि मान लो डायामीटर जो है रूट का काफी बड़ा है, तो मैंने उसमें बहुत सारे वेजेस क्रिएट कराए। ठीक है, अब होगा क्या, इसके अंदर भी मैं एक शूट सिस्टम ग्रो करा सकती हूँ, इसके अंदर भी एक शूट सिस्टम ग्रो करा सकती हूँ, सिमिलरली यहाँ पर और सिमिलरली यहाँ पर। इसके अंदर एक चीज की जा सकती है कि ये जो चारों शूट सिस्टम है ना, ये चारों अलग अलग उसके हो सकते हैं। मान लो ये वाला जो शूट सिस्टम है ये प्लांट को इसमें कंडीशन हम अलग अलग ले लेते हैं। मान लो एक प्लांट जो है वो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए है, एक प्लांट सैलिनिटी के लिए है, एक प्लांट जो है ज़्यादा मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस बहुत इफेक्टिवली होता है, एक प्लांट को हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपीरेशन कम करता है। तो इसके अंदर मैंने चार प्लांट की चार प्रॉपर्टीज को इंक्लूड कर दिया एक ही प्लांट में। इस तरह की जो ग्राफ्टिंग होती है इसको हम बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे लग रहा है ना जैसे क्राउन है, तो यहाँ पे हमारी खत्म हो जाती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग को हमने देख लिया तीन वेज में, टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग एंड क्राउन ग्राफ्टिंग। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड पे जो आर्टिफिशियल है। इट इज माइक्रो प्रोपोगेशन एंड दिस माइक्रो प्रोपोगेशन इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू कल्चर। माइक्रो यानी कि जो नेकेड आई से ना दिखे, बहुत ही स्मॉल साइज में। तो माइक्रो प्रोपोगेशन के अंदर हम या तो कोई सेल यूज करते हैं या फिर कोई टिश्यू यूज करते हैं और उसको यूज करके एक नया प्लांटलेट ग्रो कराते हैं। ये होता है लैब कंडीशंस में। बाकी सारी जो है आप गार्डन्स में करा सकते हो, लेकिन इसको सिर्फ लैब कंडीशंस में कराते हैं। मान लो ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर मैंने कॉर्क लगाई ताकि बाहर से कंटामिनेशन ना हो। अंदर जो है मैंने एक न्यूट्रिएंट का मीडियम रखा। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम हैविंग अगार। ठीक है, एक बात ध्यान रहे बच्चे कि हर टिश्यू को ग्रो करने के लिए अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन हर मीडियम के अंदर अगार जैसा सॉल्टिफाइंग जेल ज़रूर प्रेजेंट होता है जो इसको हेल्प करता है न्यूट्रिशन को, मतलब जो भी इस पे टिश्यू है वो न्यूट्रिशन को अच्छे से ले सके, बाइंड कर सके। ठीक है, तो ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर मैंने न्यूट्रिएंट मीडियम रखा है जिसके अंदर अगार है और यहाँ पे मैंने प्लांट का कोई टिश्यू रख दिया। मान लो स्टेम का सेल रख दिया या फिर रूट का कोई टिश्यू रख दिया। थोड़े टाइम बाद मैं क्या देखूंगी कि इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मेरा ये न्यूट्रिएंट मीडियम था ना, ये जो टिश्यू था, ये जो टिश्यू है ये रूट प्राइमोर्डिया और शूट प्राइमोर्डिया यानी रूट और शूट बनाना शुरू कर चुका है। ठीक है, रूट और शूट्स बनाना शुरू कर चुका है। जैसे जैसे टाइम जाएगा एक टाइम ऐसा आएगा मेरे पास जब
इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास एक कंप्लीट प्लांट होगा, ठीक है, जिसके पास अपनी रूट्स भी हैं और उसके बाद अपना रूट्स भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंप्लीटली न्यू प्लांट जनरेट हो गया सिर्फ एक टिश्यू से या फिर एक सेल से। यही होता है माइक्रो प्रोपोगेशन और इसे हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। तो देख क्या, एक सेल को न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा, थोड़े टाइम के बाद रूट और शूट प्राइमोर्डिया आ गए और उसके बाद ये ग्रोथ कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, ऊपर आएगा शूट प्राइमोर्डिया, नीचे हो गया रूट प्राइमोर्डिया। और जब मैं इसको थोड़ी और देर के लिए, कुछ और दिन के लिए छोड़ती हूँ तो एक कंप्लीट प्लांटलेट, एक न्यू प्लांटलेट जो है वो मेरे पास ग्रो कर चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो भी खत्म होता है और हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फिनिश हो गया, ठीक है। एंड ये आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट है तो पूछ लें।